Good morning, students. A very warm welcome of all of you in my chemistry class. Earlier, we have studied the introduction part of the P block elements. Today, we will start this chapter in detail. So, let us start with group 15 elements. Okay, group 15 elements are what? The first one is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These are group 15 elements. Why group 15 elements? Because they have 5 valence electron, okay, and 5 plus 10 is equal to 15, so their group number is 15. Okay, and the period number hydrogen helium is included in first period. After that there is start of second period, so nitrogen is second period, third period, fourth, fifth, sixth एंड फर्दर ऑन 7. ठीक है, तो ये आपको पीरियड क्या होगा इनका और इनका ग्रुप नंबर क्या होगा ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. अच्छा, अब जब हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर टोटली नॉन मेटल्स. ये नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, नॉन मेटल्स हैं. और नीचे जब हम बढ़ते हैं तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेटल्स. इनमें क्या है? मेटालिक कैरेक्टर. मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. वैसे भी हमने पढ़ रखा है कि ऊपर से नीचे आयनिक रेडियाई क्या होता है? बढ़ता रहता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ शेल्स. नई शेल ऐड हो जाती है तो जिससे एटॉमिक साइज़ क्या होता है? बढ़ जाता है. एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है मतलब लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा. ठीक है, तो वो आसानी से वहाँ से रिमूव हो जाएगा. और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना ही मेटालिक कैरेक्टर होता है ना. मेटल्स ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन. तो अब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ेगा. ठीक है, ये तो हो गए जनरल इंट्रोडक्शन की बात. अब हम लोग बात करते हैं अकरेंस की. आप ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, अभी जो मैंने लिखा है इनका ग्रुप नंबर, इनका पीरियड नंबर, मेटालिक, नॉन मेटालिक जो लिखा है आप इसको लिखोगे. उसके बाद हम लोग बात करेंगे अकरेंस की. आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी अकरेंस. कहाँ पाए जाते हैं? आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ, अकरेंस. हम लोग जानते हैं बच्चों के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है. ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये अर्थ क्रस्ट में भी है. ठीक है, अर्थ क्रस्ट में ये किस फॉर्म में है? सोडियम नाइट्राइट के फॉर्म में. ठीक है, दिस सोडियम नाइट्राइट इज कॉल्ड नाइट्राइट. आई एम सेइंग नाइट्राइट, दिस इज नाइट्रेट. नाइट्राइट इज NO2. ठीक है, दिस इज सोडियम नाइट्रेट. So in the earth crust it is in the form of sodium nitrate. It is also known as it means its common name is chili saltpeter. ठीक है, चिली ये वो कंट्री वाला चिली है. ठीक है, सॉल्ट पिटर, इसका कॉमन नेम क्या है? चिली सॉल्ट पिटर. ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, जिसको हम लोग चिली सॉल्ट पिटर भी बोलते हैं. और दूसरे फॉर्म में भी पाया जाता है, दैट इज़ पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3. ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाएगा. सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं. पोटेशियम नाइट्रेट का भी एक कॉमन नेम है, दैट इज कॉल्ड इंडियन सॉल्ट पीटर. वो तो चिली का सॉल्ट पीटर है और ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट. दिस इज इंडियन सॉल्ट पीटर. ठीक है, तो ये बातें भी आप लिखेंगे अकरेंस में. ठीक है, इसके अलावा अब हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ बढ़ते हैं. हमें ज़्यादा इसमें इस चैप्टर में मेनली हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बारे में ही पढ़ना है. लेट अस मूव टुवर्ड्स फॉस्फोरस. ठीक है, फॉस्फोरस की तरफ बढ़ते हैं. फॉस्फोरस भी हमें मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है, मिनरल्स में. ठीक है, तो वहाँ पे ये इसको हम लोग एपेटाइट बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस के मिनरल का नाम क्या है? एपेटाइट. ठीक है, तो जो जिस मिनरल से इसको ऑब्टेन किया जाता है दैट इज कॉल्ड फ्लोरापेटाइट. ठीक है, बिकॉज इट इज़ कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन. ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ, दिस इज फॉर्मूला ऑफ फ्लोरापेटाइट. ठीक है, तो फॉस्फोरस भी किस फॉर्म में मिलता है ये भी आप लिख लेंगे. नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में मिलता है ये भी आप लिखेंगे अकरेंस में. ठीक है, इसके अलावा फॉस्फोरस आप जानते हैं कि हमें रॉक्स में भी मिलता है. इसके अलावा ये एनिमल और प्लांट
कि मैटर में भी मिलता है, जैसे एनिमल्स में ये बोन्स में पाया जाता है ना। और फॉस्फोप्रोटीन, ये भी हम जानते हैं फॉस्फोप्रोटीन हमें सेल्स में मिलता है, ठीक है। और मिल्क में भी मिलता है फॉस्फोप्रोटीन, एग में मिलता है, ठीक है। और इस अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमें मिनरल्स के फॉर्म में, नाइट्रोजन हमें हमारे बॉडी में बहुत सारे फॉर्म से मिलता है, प्रोटीन्स के फॉर्म में। प्रोटीन इज़ अ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी प्लांट और एनिमल, ठीक है। प्रोटीन के फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, कई जगह हमें नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात तो हो गई। अब एंटीमनी, आर्सेनिक एंड बिस्मथ, ये भी कहाँ पाए जाते हैं? ये सल्फाइड ओर के फॉर्म से पाए जाते हैं मेनली, ठीक है। इनका जो ओर होता है दैट इज सल्फाइड ओर, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अक्रेंस पोर्शन हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद ये टेबल है, इस टेबल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से 11th में ये थोड़ा चीज़ें देखी थी, पर अभी हमें स्पेसिफिकली ग्रुप 15 को देखना है, ठीक है। लेट अस फर्स्ट डू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ मूव करते हैं। तो आई थिंक आई शुड यूज़ अ ब्लैंक पेज फॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लेट अस मूव टुवर्ड्स इट। एक्सक्यूज मी। हाँ, हमें बोर्ड मिल गया। अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, ठीक है। टुडे वी विल यूज सम डिफरेंट कलर। ओके, व्हाट इज इट? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, antimony and bismuth. These are 5 elements for which we have to study the electronic configuration. Common electronic configuration is NS2Np3. क्यों NS2Np3? Because they have 5 valence electron. 5 valence electron कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? S में 2 और P में 3, है ना। अच्छा, तो नाइट्रोजन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? N is the number of period here, ठीक है। नाइट्रोजन किस फैमिली का है, सॉरी किस पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का है, ठीक है। तो नाइट्रोजन अगर सेकेंड पीरियड का है, तो अब हम लोग अगर इसको इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इन द टर्म्स ऑफ नोबल गैसेस लिखें तो इट विल कॉरस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम, ठीक है। हीलियम के बाद एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा? नई शेल जो ऐड होगी दैट विल बी 2s2 2p3, ठीक है। अब आप, मुझे लगता है बहुत आसानी से सबका तुरंत लिख सकते हो। फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा? नियॉन 3s2 3p3, क्योंकि यहाँ थर्ड पीरियड आ गया है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 4p3। लेकिन अब जब हम जानते हैं कि यहाँ जब हम फोर्थ शेल की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ पीरियड की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ देयर इज एडिशन ऑफ 3d शेल, d सब शेल आ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ 3d भी फिल्ड होगी, तभी 4s2 4p3 हम लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या ऐड हो जाएगा? वी विल ऐड हियर 3d10 4s2 4p3, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंटीमनी, क्रिप्टॉन को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, क्रिप्टॉन। देन अब यहाँ 3d10 नहीं, यहाँ अगली शेल होगी 4d10 हो जाएगा, 4d10 5s2 5p3 एंड द लास्ट वन बिस्मथ, जेनॉन। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा? अभी 4d के बाद 4f भी आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ f भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथेनाइट एक्टिनाइट वाली सीरीज़ को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो 4f 14 इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग ऐड कर लेंगे 4f 14 5d10। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लास 11th में। 4f 14 5d10 देन 6s2 6p3। so this is electronic configuration of 15th group, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लिया।
लेट अस मूव टूवर्ड, ये आप कर लेंगे, ये भी आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की तरफ। हमें पता है कि ऊपर से नीचे जब भी हम मूव करते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होती है। सो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, तो आप ये लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि आर्सेनिक और एंटी, जितना यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ होती है एटॉमिक रेडियाई, उतना यहाँ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए आप डी और एफ का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है। आपको याद होगा क्लास 11 में हमने एक टर्म पढ़ा था, शील्डिंग। शील्डिंग इज़ मैक्सिमम फॉर एस, देन पी, देन डी एंड देन एफ। तो सबसे पुअर शील्डिंग किसकी हो रही है? डी और एफ की। सबसे अच्छी शील्डिंग किसकी हो रही है? एस और पी की। शील्डिंग क्या थी? जो आउटर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसके अट्रैक्शन फोर्स को बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब वो उस अट्रैक्शन को जितना कम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अब जब पुअर शील्डिंग होगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अच्छी शील्डिंग होगी तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि शील्डिंग क्या है? डिस्टर्बेंस है ना, बीच के इलेक्ट्रॉन जो डिस्टर्ब कर रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स में लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी और एफ का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो डी और एफ का इन्वॉल्वमेंट होने से शील्डिंग क्या हो जाएगी? शील्डिंग पुअर होगी। शील्डिंग पुअर तो अट्रैक्शन ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो साइज़ छोटा। तो जो इंक्रीज़ रेगुलर होना चाहिए था ऊपर से नीचे लगातार, वो उतना तेज़ी से नहीं हो पाता। होता तो है पर उतना इंक्रीज़ नहीं हो पाता। जो ट्रेंड हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में देखने को मिलता है वो हमें आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के बीच में देखने को नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे आप, अगर आपसे, मैंने आपको कल एक ट्रम्प कार्ड के बारे में बात की थी, ये वही ट्रम्प कार्ड है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस का साइज़ बढ़ता है लेकिन आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का साइज़ उतना नहीं बढ़ता, व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड bismuth, ठीक है। they have poor shielding. Poor shielding means strong effective nuclear charge and that is why their size increases not as much as nitrogen to phosphorus, ठीक है। तो अब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई वाला भी पार्ट हो गया, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई वाला पार्ट भी आपको सब लिख के मुझे आज दिखाना है, ठीक है। द नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, अब हम जान रहे हैं कि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, तो क्या होगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे क्या हो जाएगी? डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज, अभी मैं इसको रब कर दूं फिर मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, अगर हम इनकी बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब लेकिन अगर हम इनको ग्रुप 14 से कंपेयर करें, ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था? NS2 NP2। अभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? NS2 NP3। यहाँ पे 3 जो है वो हाफ फिल्ड है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे P जो है वो हाफ फिल्ड है, लेकिन यहाँ पे P हाफ फिल्ड नहीं है। तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन है? आप मुझे बताइए। दिस वन इज़ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी ज़्यादा। इसका मतलब अगर हम ग्रुप 14 और ग्रुप 15 को कंपेयर करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? ग्रुप 15, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लाइन में चाहे तो लिख सकते हैं, ग्रुप 15 इज़ हैविंग हायर, आप इसको अपने टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। ग्रुप 15 इज़ हैविंग हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 14. Reason is the stable electronic configuration. This is having stable electronic configuration due to the half filled orbitals of half filled p orbitals, ठीक है, and this is having less stable electronic configuration in comparison to the group 15 elements, ठीक है। तो ये बात आप लिख लेंगे, ये हो जाएगी हमारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात। अच्छा, अब अगर इन्हीं के हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ये देखें कि किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, किसकी कम, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, 3 इलेक्ट्रॉन थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी,
ठीक है। तो ये जो अगर हम देखें इसको कंपेयर करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा हो जाएगी हमारी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उससे भी ज़्यादा हो जाएगी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये ट्रेंड भी आप लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी। अब जब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी बढ़ रही है क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग काई से भी दिखाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? नाइट्रोजन। और सबसे लेस कौन हो जाएगा? बिस्मथ, ठीक है। इसके अलावा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी ली, ऊपर मेटल्स सॉरी ऊपर नॉन मेटल्स, नीचे मेटल्स और बीच में मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो इतना करके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक अब पहुँच चुके हैं ग्रुप 15 के। कल हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखो तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, दीज आर ऑल मेनली पॉलीएटॉमिक। ये क्या है? पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा एटम इनके एक साथ रह करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये P4 फॉस्फोरस है ना। तो ये जो है पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। और ऊपर वाली जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज़ ओनली गैस, अदर्स आर मेनली सॉलिड्स, ठीक है। और ऊपर नॉन मेटल्स, नीचे मेटल्स, बीच में मेटलॉइड्स, ये सारी क्या है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अगर नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, लेकिन आर्सेनिक के बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ करेगा। पहले बढ़ेगा, बाद में मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा आफ्टर आर्सेनिक, ठीक है। तो इतनी बातें जो हुई हमारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तक हमने कंप्लीट कर लिया। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तक मुझे बहुत क्लियरली अच्छे शब्दों में समझ के लिख के दिखाएंगे। आई होप यू एन्जॉयड टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच। टिल देन स्टे सेफ एट योर होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।